नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने भदोही में कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि कारपेट उद्योग से भदोही को नई पहचान मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले विकास के नाम पर धोखा दिया जा रहा था, हमारी सरकार में गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई हैं। एक कोरोना कालखंड है, मार्च से लेकर के अब तक आज दिसंबर की अंतिम तिथि है। जब मैं 2019 में यहां आया था तब मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शीघ्र आऊंगा, कारपेट एक्सपो मार्ट के उद्घाटन के लिए आऊंगा। लेकिन पिछले 9-10 महीनों से हम लोग केवल और केवल उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना से जूझते हुए, उससे लड़ते हुए और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षित रखते हुए जो एक व्यापक कार्य योजना बना रहे थे, उसके कारण यहां पर चाहते हुए भी मैं कार्यक्रम नहीं दे पाया था। और इसीलिए मैंने जब इस विभाग के मंत्री से, इस विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने सहर्ष इस बारे में कहा कि ये तो हमारा तैयार है और हम लोग चाहते हैं कि कारपेट जगत से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों के अभिनंदन का साक्षी एक कार्यक्रम बने। अगर प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से कार्यक्रम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और इसलिए आज मैं विशेष रूप से आज यहाँ के उद्यमियों को, यहाँ के हस्तशिल्पियों को सम्मान देने के लिए आपके भदोही जनपद में आया हूं, जिन्होंने प्रदेश और देश को एक नई पहचान कारपेट के क्षेत्र में भदोही के माध्यम से दी है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य यहां के हस्तशिल्पियों ने किया है अपने हुनर के माध्यम से, और वह कार्य सचमुच अभिनंदनीय कार्य है। इस अभिनंदनीय कार्य के लिए जितनी भी इसकी प्रशंसा की जाए वह कम है, और उसी के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि इन हस्तशिल्पियों को और उन उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। सरकार हर प्रकार का सहयोग देने के लिए, आश्वासन देने के लिए यहां पर आपके बीच आई है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार ने जिस तत्परता के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा की, एक एक व्यक्ति की जान की कीमत को महत्व देते हुए हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना और फिर उसके माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाए, उसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की बात हम सबको दी और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत में सहयोगी बन सके, इस दृष्टि से एक जनपद एक उत्पाद की यह अभिनव कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2018 में उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ की थी। एक जनपद एक उत्पाद में अगर हमने वाराणसी के साड़ियों को स्थान दिया तो भदोही के कालीन को भी हमने प्रदेश के अंदर एक जनपद एक उत्पाद में महत्व दिया, स्थान दिया। और भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज बहुत अभिनंदनीय हैं, वे सभी पूर्वज जिन्होंने उत्तर प्रदेश की वर्तमान पीढ़ी के लिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया। वह था यहां पे हर एक जनपद के पास अपनी एक विशिष्ट पहचान है, और उस विशिष्ट पहचान ने अपने उस उत्पाद के माध्यम से जो विशिष्ट पहचान उस जनपद को दी, वह हमारी अनमोल धरोहर है। आपने देखा होगा दीपावली के दिन अयोध्या में 7 लाख से अधिक दीप जले हैं, और वाराणसी ने तो देव दीपावली में रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 लाख से अधिक दीप एक साथ जला करके काशी के लोगों ने देव दीपावली के अवसर पर साथ साथ ये साबित कर दिया कि देव दीपावली के दिन स्वर्ग के देवता भी काशी में पधार करके
उन्होंने काशी को एक नई पहचान देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज यही तो हम लोग एक नई दिशा में प्रदेश को लेके जा रहे हैं। कितना बड़ा कार्य हुआ है। हर एक क्षेत्र में यह देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 से लेकर के 2014 तक इस देश के अंदर सरकारें क्या कर रही थी? आखिर गरीबों को मकान तक क्यों नहीं मिल रहे थे? गरीबों के लिए शौचालय तक क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को बिजली के कनेक्शन और रसोई गैस के कनेक्शन तक क्यों नहीं मिल पा रहे थे? गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं मिल रहा था? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा था? और किसान सम्मान निधि किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही थी? क्योंकि उनके एजेंडे में किसान नहीं था, उनके एजेंडे में गांव नहीं था, उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, नौजवान नहीं था, महिलाएं नहीं थी। उनके एजेंडे में तो जाति थी, परिवार था। मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही उनके एजेंडे का हिस्सा था। वे भारत को मजबूत नहीं, मजबूर बनाना चाहते थे। और मोदी जी ने भारत को मजबूत भारत बनाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। कृषि कानून को लेकर दिल्ली में भले ही किसान प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन यूपी की योगी सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। यूपी की योगी सरकार में खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। और इतना ही नहीं, मंत्री ने किसानों से उनकी समस्याएं भी सुनी और उसके समाधान के निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने बताया कि सीएम योगी किसानों की समस्या को लेकर बेहद गंभीर हैं। बीते 2 दिन पहले उन्होंने सभी जिलों में नोडल अफसर भेजकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली है। उसके बाद सभी विधायकों और मंत्रियों को भी किसानों की समस्या सुलझाने का आदेश दिया गया है। श्रावस्ती के विकास भवन में श्रम विभाग की तरफ से मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बच्चियों को संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण और सहायता राशि दी गई। वहीं बीजेपी के विधायक राम फेरन पांडे ने बच्चियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तकरीबन 28 बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया गया है, जबकि 48 बच्चियों को इसमें चिन्हित किया गया था। वहीं बच्चियों को साइकिल मिलने के बाद चेहरों पर खुशी देखने को मिली है। से संत रविदास जयंती के पावन अवसर पर शिक्षित बच्चे जो श्रमिक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है, और मिशन शक्ति के तर्ज पर जो मिशन शक्ति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया था, बासंती नवरात्र तक चलेगी, उसी परिप्रेक्ष्य में आज बच्चियों को, जितनी शिक्षित बच्चियां हैं, 28 बच्चियां स्वीकृत हुई हैं, जिसमें 28 लोगों को साइकिल दी गई है, 39 स्वीकृत हुए, 28 लोगों को साइकिल दी गई है और आने पर सबको वितरित किया जाएगा। सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस मौके पर हमारे कलेक्टर साहब भी थे और सीडीओ साहब भी थे, श्रम अधिकारी भी थे। सब लोगों ने मिलजुल करके और बड़ा एक अच्छा ज़िले को संदेश दिया है और इसका कहीं ना कहीं से लाभ जरूर परिलक्षित होगा। धन्यवाद। सरकार ने आज आपको साइकिल दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार ने हमें साइकिल दिया है, हम बहुत खुश हैं और सरकार को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। लखीमपुर में नए साल के जश्न को मनाए जाने को लेकर इस बार पुलिस ने अपना पहरा लगा दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और नागरिकों की सुरक्षा और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भीड़ में जमा होने वाले जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए साल पर शहर के होटल, रेस्तरां और बार में भीड़ लगाकर डीजे पर डांस करने को लेकर भी पुलिस की नजर है। रात के समय शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसेगा। उपलक्ष्य पे खीरी में पुलिस प्रबंध की व्यापक व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार के कोई भी कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजन नहीं किया जाएगा। जिसको कार्यक्रम आयोजित करना है नियमानुसार अपनी अनुमति प्राप्त करें और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस हैं
उसके अनुरूप ही कार्यक्रम के अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस के यूपी 112 की मोबाइल गाड़ियां हैं, शक्ति मोबाइल है, एंटी रोमियो स्क्वाड है और सादे में भी पुलिस की ड्यूटीज़ रहेंगी जो भीड़ मॉल और चौराहों पे बाज़ारों में नज़र रखेंगे। और कोई भी व्यक्ति जो नव वर्ष के उपलक्ष्य में किसी प्रकार के कानून तोड़ने का प्रयास करेगा या कोई मौज मस्ती में कोई ओवर स्टेप करने का प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि कोरोना के नए स्ट्रेन की दस्तक ने चिंता बढ़ा दी है। इन सब को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया, आप भी देखिए। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 971 मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 14,260 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात मार्च से लेकर अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,63,278 हो गई है। और उत्तर प्रदेश के कोविड से रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 96.13% हो गया है, 96.13%। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,364 लोगों की मृत्यु हुई है और प्रदेश का केस फैटेलिटी रेट 1.427% है, अर्थात 1.43% से थोड़ा सा कम ही है। कल 1,49,823 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2,39,43,169 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। और हम लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी जांचें होती हैं उनमें 40% से अधिक RT-PCR के द्वारा की जाती हैं। 14,260 एक्टिव केस में से 6,337 इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। और 1,275 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था कोविड के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। अगर आप में किसी प्रकार के लक्षण आते हैं तो न तो जांच कराने में संकोच करिए और अगर संक्रमण आता है तो इलाज कराने में बिल्कुल संकोच मत करिए। आपके मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो, अगर वो निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज की सुविधा चाहता है तो यह सुविधा प्रदेश के हर नागरिक के लिए राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। और किसी के भी मन में ये संकोच या विचार नहीं आना चाहिए कि अगर मुझे लक्षण आएंगे तो मैं किस प्रकार अपनी जांच करवा पाऊंगा या अपना इलाज करवा पाऊंगा, कि इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे। ये विचार दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। और जांच के लिए आप, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप मेरा कोविड केंद्र ऐप डाउनलोड करके अपने जहां भी आप हैं उसके आसपास कौन से केंद्र हैं जहां आपकी निःशुल्क जांच हो सकती है उसको आप पता कर सकते हैं। मिर्जापुर में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी संत रविदास सहायतार्थ शिक्षा योजना के तहत दर्जनों छात्राओं को साइकिल बांटी गई। यह साइकिल वितरण कार्यक्रम श्रम विभाग के अधिकारियों के जरिए आयोजित किया गया था, जिसमें 222 छात्र और छात्राओं को योजना का लाभ मिला है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि रजिस्टर्ड मजदूरों के परिवार से जितनी मांग आएगी सभी को साइकिल बांटी जाएगी।
सर ये बताएं कि आज साइकिल का वितरण किया जा रहा है उन बच्चों को जो हाई स्कूल इंटर में है, क्या ये मुख्यमंत्री जी की योजना है, क्या किस आगाम ये बांटे जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की ही प्रेरणा से माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है। ये संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के साथ साथ बच्चों को, जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में पढ़ते हैं, उनके लिए ये योजना लागू की गई है कि उनको साइकिल सहायता दी जाए ताकि वो दूरस्थ अपने विद्यालय को आसानी से जा सकें और पढ़ सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री महोदय की ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इससे गरीब बच्चे शिक्षा से लाभान्वित हो गए। पूनम जी, आज आप लोगों को साइकिल मिला है, कैसे साइकिल मिला है, क्या करते थे पिताजी? और हमारे पिताजी मजदूरी करते थे, इसलिए हम लोग को साइकिल मिल रहा है, इसलिए हम लोग खुश हैं क्योंकि साइकिल से स्कूल जाना पड़ेगा। पहले कैसे जाते थे आप लोग? पैदल जाते थे। क्या दिक्कतें आ रही थी पैदल जाने में? आप लोग समय से स्कूल पहुंच पाते थे या नहीं? नहीं। तो अब साइकिल मिल जाने से आसानी होगी आप लोगों को? हाँ। कितनी खुशी है आज आप लोगों को साइकिल मिली? बहुत खुशी। वहीं अमरोहा के हसमनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची बुरी तरह से जल गई। इसको लेकर नवजात बच्ची के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा भी काटा और स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद स्टाफ नर्स ने बच्ची को रूम हीटर के पास लिटा दिया और परिजनों को बच्ची से मिलने नहीं दिया। जहां नर्स की लापरवाही के चलते रूम हीटर से नवजात बच्ची बुरी तरह से जल गई। ये जो बच्ची जली, अभी जो हंगामा हुआ अस्पताल में, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, 27 तारीख को डिलीवरी हुई थी मेरी घरवाली की, जिसका नाम साक्षी शर्मा है। वो बच्ची को डिलीवरी के टाइम मम्मी और मेरी जो मौसी हैं वो थी उनके साथ। डिलीवरी के दौरान ये पता नहीं क्या हुआ कि हीटर के पास, बच्ची का जन्म होने के बाद हीटर के पास रख दी गई। अब हीटर के द्वारा वो पूरा शरीर उसका जल गया है, नीचे से ऊपर तक, पेशाब तक की जगह जली हुई है उसकी बच्ची की। जल गई, हालत बहुत नाजुक है, हालत बहुत नाजुक है। दिनांक 27/12 को एक श्रीमती साक्षी करके थी, जो हसनपुर के रहने वाली महिला थी, CFC के पास ही रहती थी। उसका तीसरा बच्चा पैदा हुआ था। 1:30 बजे वो आई थी प्रसव कराने, 2 बजे उसकी डिलीवरी हो गई थी। उसमें नवजात महिला शिशु जो थी, फीमेल चाइल्ड पैदा हुई थी। उसको बेबी तहरीमा की ड्यूटी थी, जो स्टाफ नर्स थी। उसने डिलीवरी कराने के बाद जो है उसको साफ ऑफ करके ब्लोअर के सामने लटा दिया। उसके बाद उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, वो चली गई। हंगामा यही है, स्टाफ नर्स की लापरवाही है। क्या हुआ था? बच्ची 27 तारीख में पैदा हुई है डिलीवरी, और ये जो है उसकी सफाई उफाई, और मैं ये कह रही मली रोए क्यों नहीं रही बच्ची? बोले बच्ची रोए इस वजह से ना रही है, उसका गंदा पानी भी निकाला है इन्होंने। स्टाफ नर्स के पास में एक और ही लेडीज, उसने निकाला गंदा पानी। बच्ची रोई भी नहीं बहुत देर तक। रोने के बाद में उसके और हीटर के बिल्कुल ऐसे लंबी करके लिटा रखी है, और हीटर इतना फासला जैसे ये आप खड़े हो, इतना फासला है हीटर। फिरोजाबाद के उत्तर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक छात्रा और महिला टीचरों की फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज और वीडियो फोटो भेजता था। साथ ही फेसबुक और मैसेंजर पर अश्लील टिप्पणी कर ब्लैकमेल भी करता था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सूर्य प्रताप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें कुछ दिनों पहले एक मामला रजिस्टर किया गया था, जिसमें एक अज्ञात साइबर अपराधी के द्वारा कुछ नामी गिरामी स्कूलों की तमाम नाबालिग लड़कियों को और शिक्षिकाओं का फर्जी आईडी क्रिएट करके फेसबुक पर, और उनको अश्लील मैसेजेस भेजे जा रहे थे। उनको पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करने पर उन्हीं के फ़ोटोग्राफ्स के इस्तेमाल से फ़र्जी आईडी क्रिएट करते हुए उनके सगे संबंधियों को, उनके फ्रेंड्स को अश्लील मैसेजेस, वीडियोज़ इत्यादि भेजे जा रहे थे। वो लड़कियां काफ़ी परेशान थीं, शिक्षिकाएं भी काफ़ी परेशान थी। उन्होंने कंप्लेंट की थी। हमने अपने साइबर सेल के एक्सपर्ट मिस्टर सिसोदिया को, अभय सिसोदिया को इस काम में लगाया था। उन्होंने और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत करके फेसबुक USA से कॉन्टैक्ट स्थापित करते हुए सारी सूचनाएं मंगाई
और इस साइबर अपराधी जो अज्ञात में अज्ञात के रूप में इस पर मुकदमा दर्ज था उसको बेनकाब किया और उसका नाम सूर्य प्रताप सामने आया है, जो जौनपुर जिले का मूल निवासी है। अलीगढ़ के खैर में बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर ने एक व्यक्ति के खाते से धोखाधड़ी करके 16 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित व्यक्ति ने यह राशि अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रखी थी और बैंक से पैसे नहीं होने के कारण पीड़ित की बेटी की शादी भी टूट चुकी है। पीड़ित व्यक्ति की थाने में भी फरियाद नहीं सुनी गई। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने एसपी ग्रामीण से अपनी शिकायत की और एसपी ग्रामीण ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। क्या मामला है सर? मेरे और मेरे परिवार के बच्चों के, घर कीने के, सबके खाते बैंक ऑफ इंडिया में खैर थाना खैर ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया की सर, उसमें मेरे खाते थे। खाते में मेरे पैसे को मैनेजर साहब जिनका नाम प्रिया सक्सेना है, उन्होंने मेरे खाते से पैसे निकाल करके 16 लाख रुपए निकाल के उन्होंने अपने मकान में पैसा लगा दिया। मैंने जब पैसे मांगे तो मेरे से थोड़े गलत सलत व्यवहार करने लगी और उसके बाद हम फिर बोली कुछ दिन पीछे कि मैं तुम्हारा पेमेंट 2 दिन पीछे कर दूंगी, लेकिन अंकित दरोगा जी हैं, उन्होंने पेमेंट नहीं देने दिया सर। 16 लाख रुपए ने क्या हम सलटे लेंगे? अंकित ने मेरे से 8 लाख रुपए मांगे कि आधे में फैसला करा दूंगा मैं। और सर ये लोग जो का पैसे को नहीं देने दे रहे हैं। मैडम देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब मैडम भी जो का थोड़ा ये कह रही है कि इनसे सुरजो के उनसे सर एक खैर के अंदर और वो तक दलाल करे, उसने कह दिया कि मैडम ये जो का 4 लाख रुपए में तो मैं सारे केस को खत्म कर दूंगा, इसको क्यों दे रही हो? तो ये सब घटना में मैडम ने आपके पैसे का कहीं यूज करा है? जी, मकान बनाए। ये एक थाना खैर का एक निवासी वो अभी हमारे पास कंप्लेन लेकर आया था कि वहाँ पर एक बैंक में उसका खाता था, तो उसका ये आरोप है कि बैंक मैनेजर ने जालसाजी कर उसके खाते से 16 लाख रुपए का फ्रॉड किया है उसके साथ। तो ये इकोनॉमिक फ्रॉड है, इसकी हमने जांच के लिए मैंने भेज दिया है जो सीओ साहब हैं उनको, और जांच के बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है हम उसके अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। तो दरोगाजी पे भी आरोप लगाया गया है कि आधे में फैसला कर लो, 8 लाख में लूंगा, 8 लाख में ये आप लेंगे, इस तरीके का जैसा पीड़ित ने बताया। ऐसा पीड़ित ने हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने जो एप्लीकेशन प्रस्तुत की है उस पर मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में पब्लिक सेंटर पर भीख मांग रहे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए इन दिनों जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही बेघर हुए बच्चों को बाल सुधार केंद्र भेजा जा रहा है और इसी को लेकर पीली कोठी चौराहा पहुंची बाल कल्याण समिति की टीम ने ऐसे बच्चों को चिन्हित कर लिया है जो सड़क पर खड़े होकर भीख मांगने के काम में लिप्त दिखाई देते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी तलाश किया गया जो भीख मांगने जैसा अपराध बच्चों से कराने का काम करते हैं। मुरादाबाद के थाना मझोला पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 27 दिसंबर को ही हत्या का सफल अनावरण कर दिया। दरअसल हत्या के बाद 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई गई थी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि इसमें मास्टरमाइंड कोई और ही है। इसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। ये 27 दिसंबर को थाना मझौला में काशीराम नगर कॉलोनी के अंदर एक अज्ञात शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त बाद में खुर्शीद निवासी चक्कर के मिलक थाना सिविल लाइन के रूप में हुई। इसमें 4 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में ज्ञात हुआ कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है कोई और है। इसमें जो निकल के आया है, इसमें चांद बाबू निवासी चक्कर का मिलक व पिंटू इसमें शामिल थे। चांद बाबू के ऊपर पूर्व में भी हत्या, लूट, डकैती के मुकदमे दर्ज है और साथ ही ये थाना सिविल लाइन का एचएस भी है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि रेखा नाम की एक महिला जो काशीराम नगर कॉलोनी में है, इसका संबंध चांद बाबू से था। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।